नील नहाकर अपने कपड़े बदल लेता है और कुछ ही देर में आभा वहां पहुंच जाती है। वो नील को अपने साथ उस घर के मालिक दंपति के पास लेकर जाती है। नील देखता है कि एक लंबी सी अधेड़ उम्र की औरत जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है और पूरी तरह से स्वयं को जेवरों से सजाया हुआ है। उसके साथ जो उसका पति है उसके बाल कंधों तक हैं और घुंघराले भी हैं। उसकी काली और लंबी दाढ़ी है और चेहरा भी उसका काफी भयानक है। वो दोनों अपना परिचय देते हैं और भयानक आदमी अपना नाम भैरवानंद और अपत्नी का नाम शलाका बताता है। अब भैरवानंद कहता है, हमें आभा बिटिया ने सारी सच्चाई बता दी है। वो ट्रेन वाले पिशाचनी का आतंक तो यहाँ के सारे इलाके में छाया हुआ है, इसलिए हम हमेशा राहगीरों की मदद करते रहते हैं। अब नील कहता है, जी शुक्रिया आपका, मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए। तभी शलाका बोलती है, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए अभी कुछ समय तो यहाँ रुकिए। वैसे भी अभी उस पिशाचनी का खतरा टला नहीं है। मौसम भी बहुत भयानक है और तेज बारिश भी हो रही है। जब बाहर सब ठीक होगा, बारिश रुक जाएगी, तब चले जाना। बाहर का मौसम देखकर अब नील को भी वहाँ रुकना ही पड़ता है। अब वो दंपति भी वापस चला जाता है। आभा और नील दोनों एक साथ कमरे में हैं। आभा अब आकर नील के गले लग जाती है और कहती है, शुक्र है कि हम दोनों आज जिंदा हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी नहीं जी पाती। अब नील भी उसे कसकर बाहों में भरकर कहता है, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आभा, नहीं तो वो पिशाचनी मयूरी अभी तक तो हमें मार कर हमारा खून भी पी चुकी होती। तुम्हारे सच्चे प्यार ने ही मुझे आज बचाया है। इस तरह नील और आभा दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन बाहर का मौसम अभी भी डरावना हो चुका है। बेशक सुबह हो चुकी है और लेकिन आभा और नील इन सभी बातों से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और नील आभा में खोता ही चला जा रहा है। दोनों आज एक हो रहे हैं और नील आभा में समाकर अपना अस्तित्व भी खो चुका है। अब दोनों ही नींद के आगोश में हैं। अब अचानक ही नील की नींद खुलती है तो देखता है कि शाम हो चुकी है और खिड़कियों से बाहर शाम की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। वो देखता है कि आभा वहाँ नहीं है। कुछ देर तो नील वहीं लेटा हुआ आभा के आने का इंतजार करता रहता है, लेकिन काफ़ी देर होने के बाद भी आभा नहीं आती। अब नील वहीं बिस्तर पर लेटा हुआ खिड़की से देखता है कि अंधेरा हो चुका है। वो अब उठकर खिड़की के पास जाने लगता है तो उसे महसूस होता है कि उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है और उसका सांस भी फूल रही है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। उसे लगता है शायद ट्रेन से कूदने की वजह से ऐसा हो रहा है। अब वो बहुत मुश्किल से उठकर खिड़की तक आता है और बाहर देखने लगता है। बाहर उसे घने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। अब नील को वहाँ खड़े खड़े थकावट महसूस होने लगती है और वो बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे बेड पर आकर लेट जाता है और उसकी एक बार फिर आंख लग जाती है। अब उसकी आधी रात को आंख खुलती है तो देखता है कि आभा और वो एक ही बिस्तर पर हैं और एक ही कंबल में पड़े हैं। आभा और नील जिस अवस्था में है उसे नील समझ जाता है कि आभा और उसके बीच में एक बार फिर संबंध स्थापित हुए हैं, लेकिन उसे बहुत हैरानगी हो रही है ये सोचकर कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब वो एक बार फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। वो चाहकर भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है और उसे अपना पूरा शरीर बेजान सा प्रतीत हो रहा है। अब वो आभा को उठाता है और आभा भी उस खाने से उठ जाती है। आभा उठकर नील से पूछती है, क्या हुआ नील, इतनी रात को कैसे उठाया मुझे? नील आभा से कहता है, आभा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जब मैं खिड़की पे शाम को खड़ा था तो मुझे थकान महसूस होने लगी, फिर मैं यहाँ बिस्तर पर आकर सो गया। अब उठाऊँ तो अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कब तुम आई, कब तुमने मुझसे प्यार किया, कब मेरे साथ सोई। सबसे बड़ी बात, मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा।
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी शक्ति किसी ने छीन ली हो। क्या हो रहा है मेरे साथ याबा? आबा उसके गले लगकर उसे तसल्ली देती है और कहती है, ये सब उस ट्रेन वाले पिशाचनी के ही जादू का असर है। देखना अब जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। नील को आभा की बात से कोई तसल्ली नहीं होती है, लेकिन वो अब आभा को कुछ नहीं कहता और खामोशी से उसके गले लगा रहता है। मन में नील के हजारों सवाल हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। इसी तरह सोचते सोचते एक भयानक रात और बीत जाती है, लेकिन ये सवेरा भी नील के जीवन में कोई उजाला लेकर नहीं आया, क्योंकि अब नील बिल्कुल भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है और उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका है।